नमस्कार दोस्तों, फटाफट आपको बताते चलते हैं आज के तमाम मुख्य समाचार, बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी 2024 में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इंडिया गठबंधन से परेशान है प्रधानमंत्री मोदी, देश का नाम बदलना चाहते हैं, राहुल गांधी ने लगाया आरोप। जी दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इंडिया और भारत से जुड़े विवाद की पृष्ठभूमि में शुक्रवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के नाम से परेशान हैं और इस वजह से वो देश का नाम बदलना चाहते हैं। उन्होंने यहाँ संवाददाताओं से कहा कि वो संविधान में उल्लेखित इंडिया, जो कि भारत यानी कि इंडिया दैट इज भारत से पूरी तरह से सहमत हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के नाम के कारण सत्ता पक्ष में घबराहट से ध्यान भटकाने के लिए देश के नाम से जुड़ा विवाद खड़ा कर दिया गया है। राहुल गांधी ने G20 रात्रि भोज में राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रित नहीं किए जाने को लेकर शुक्रवार को सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार देश की 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले विपक्ष के नेता को महत्व नहीं देती। उन्होंने ये दावा भी किया कि भारत में महात्मा गांधी के दृष्टिकोण और नाथुराम गोडसे के दृष्टिकोण के बीच की लड़ाई है तथा विपक्षी दल ये सुनिश्चित करेंगे कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और आजादी पर हमला बंद हो जाए। राहुल गांधी इन दिनों यूरोप के दौरे पर हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडिया ने पास की पहली अग्नि परीक्षा, अरविंद केजरीवाल बोले भाजपा बौखलाई, गठबंधन हो गया मजबूत। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर विपक्षी गठबंधन इंडिया के विधानसभा चुनावों में 7 में से 4 सीट पर जीत हासिल करने के एक दिन बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी गठबंधन बहुत शक्तिशाली है, भारतीय जनता पार्टी इसीलिए बौखलाई हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर उपचुनाव 2023 का परिणाम भी सभी से साझा किया है। दिल्ली के सीएम ने लिखा है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया बहुत शक्तिशाली है और बीजेपी की बौखलाहट का यही कारण है कि बीजेपी देश का नाम ही बदल देना चाहती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल सहित कुल 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणामों की शुक्रवार को ही घोषणा के बाद बीजेपी के हिस्से में 3 सीट जबकि विपक्षी दलों के खाते में 4 सीटें आई हैं। विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस में शामिल कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के हिस्से में एक सीट आई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में 10,000 महिलाओं को मिलेगा रोजगार, ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगी 1000 इंदिरा रसोइयां। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार ने अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी 1000 इंदिरा रसोई खोलने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश के हर व्यक्ति को महंगाई की मार से राहत देने तथा भरपेट भोजन उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। गहलोत शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर इंदिरा रसोई योजना के संबंध में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इसका शुभारंभ 10 सितंबर को टोंक जिले में निवाई के पास झिराई से होगा और इन सभी 1000 रसोइयों का संचालन राजीविका समूह की महिलाएं द्वारा किया जाएगा और इससे 10,000 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार भी मिल सकेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान से आ रही है। राजस्थान में बचा कांग्रेस का चुनावी बिगुल, सचिन पायलट के गढ़ से प्रचार की शुरुआत करेंगी प्रियंका गांधी। जी दोस्तों, राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए कांग्रेस ने अपना चुनावी बिगुल बजा दिया है। इसके लिए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट के गढ़ यानी टोंक विधानसभा सीट से चुनावी सभा की शुरुआत कर दी है। बता दें कि साल के अंत में राज्य में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है और राज्य में फिलहाल अशोक गहलोत की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार है। बता दें कि राज्य विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कांग्रेस ने अपनी प्रमुख चुनाव कमेटियों की घोषणा कर दी है। जानकारी के अनुसार गोविंद राम मेघवाल को कैंपेन कमेटी प्रमुख बनाया गया है और वहीं सीपी जोशी को घोषणा पत्र कमेटी की जिम्मेदारी दे दी गई है। कांग्रेस कोर कमेटी में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी शामिल हैं। इनके अलावा कोर कमेटी में सुखजिंदर सिंह रंधावा को संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा कमेटी में अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट समेत कई सारे बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट को फाइनल किया जा रहा है। हालांकि अभी ये लिस्ट फाइनल नहीं हुई है, इस पर मंथन जारी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। घोषी की हार से हिल गई है भाजपा, 2024 चुनाव के लिए बज गई है खतरे की घंटी। जी हाँ दोस्तों, यूपी की घोसी सीट पर
हुए उपचुनाव में बीजेपी को उम्मीद थी कि वो इस बार चाहे जिस पर दांव लगा ले इस सीट को वो जीत ही लेगा, क्योंकि भाजपा के पास ओम प्रकाश राजभर हैं। बीजेपी को भरोसा था कि समाजवादी पार्टी से आए दारा सिंह चौहान वो कैंडिडेट हैं जिनकी बिरादरी घोसी में बड़ी तादाद में मौजूद है और वो जीत जाएंगे। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। बीजेपी के दिग्गजों के जमावड़े के बावजूद समाजवादी पार्टी 42,200 से ज्यादा वोटों से उपचुनाव जीत गई। बीजेपी के सभी जातीय समीकरण धराशायी हो गए और समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह ने घोसी में रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कर ली। बीजेपी 86,000 के अपने पुराने वोट संख्या तक भी नहीं पहुंच पाई। सपा की तरफ से ठाकुर कैंडिडेट होने के बावजूद अखिलेश यादव का पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक मुसलमान का समर्थन सुधाकर सिंह को मिला। और अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये चुनावी परिणाम बीजेपी और एनडीए के लिए खतरे की घंटी है? जी हां दोस्तों, इंडिया वर्सेस बीजेपी की ये पहली लड़ाई का सेमीफाइनल था। ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसको अच्छे तरीके से इंडिया गठबंधन ने जीत लिया है और 60,000 वोटों से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की यहाँ पर जीत हुई है। और इसके लिए सबसे बड़ा फैक्टर है पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित और इसी के साथ मुस्लिम यानी कि अल्पसंख्यक, ये इसका सबसे बड़ा फैक्टर है। और आपको बता दें कि ना ही सपा की तरफ से ना ही भाजपा की तरफ से जब कोई मुस्लिम उम्मीदवार वहां खड़ा नहीं हुआ तो सारे मुस्लिम वोट एक मुश्त इंडिया गठबंधन को गए और नतीजा ये आया कि 60,000 वोटों का अंतर यहां पर देखने को मिला और इंडिया गठबंधन या फिर यूं कहिए कि सपा का प्रत्याशी जीत गया। और इतना ही नहीं, जो 85,000 का पुराना वोट का आंकड़ा था, जो भाजपा 86,000 के वोट की संख्या को छू जाया करती थी, वहां तक भी भाजपा नहीं पहुंच पाई। तो इसने खतरे की घंटी 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के लिए बजा दी है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय गृह मंत्रालय में ठनी हेलीकॉप्टर को लेकर हुआ विवाद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्रालय में ट्विटर पर विवाद हो गया है। शुक्रवार को अशोक गहलोत ने उनके हेलीकॉप्टर को G20 सम्मेलन की वजह से उड़ान भरने की अनुमति न देने की बात कही थी। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने उनके दावे का खंडन किया है। इस पर सीएम अशोक गहलोत ने भी जवाब दिया है। बता दें कि अशोक गहलोत को शुक्रवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हवाई मार्ग से जाना था, लेकिन उन्होंने ट्वीट करके बताया कि गृह मंत्रालय ने इसकी अनुमति नहीं दी है। अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बाबा श्री खीवादास जी महाराज की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में सांगलिया पीठ सीकर जाने का कार्यक्रम था, परंतु G20 की बैठक के कारण गृह मंत्रालय भारत सरकार ने एयर स्पेस में उदयपुर से सीकर हेलीकॉप्टर से जाने की अनुमति नहीं दी, जिसके कारण सांगलिया पीठ नहीं पहुंच पाया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सांगलिया पीठ के पीठाधीश्वर श्री ओमदास महाराज से फोन पर बात कर मैंने जानकारी दे दी है। मैं जल्द ही सांगलिया पीठ आशीर्वाद लेने जाऊंगा। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए लिखा कि एक समाचार रिपोर्ट में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने गृह मंत्रालय द्वारा उनके हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए मंजूरी देने से इनकार करने का दावा किया है। सीकर सहित उड़ान अनुमति के लिए सीएम राजस्थान से 4 अनुरोध प्राप्त हुए थे और सभी को MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा अनुमोदित किया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आरक्षण पर कांग्रेस का मोदी सरकार से सवाल। चुनाव से पहले ही आखिरकार क्यों जागती है भाजपा? जी हां दोस्तों, संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र से पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब महिलाओं को संवैधानिक संशोधन के जरिए संसद और विधानसभा में उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। इस बयान के बाद देश भर में महिला आरक्षण विधेयक पर बहस शुरू हो गई है और इस टिप्पणी को विपक्ष ने महिला मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करार दिया है। विधेयक जो महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यसभा में 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है, 2010 में राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था, लेकिन लोकसभा द्वारा इसे मंजूरी नहीं दिए जाने के बाद ये रद्द हो गया। उपराष्ट्रपति की टिप्पणी से अटकलें तेज हो गई हैं कि महिला आरक्षण विधेयक को 18 से 22 सितंबर को होने वाले संसद के विशेष सत्र के दौरान पेश किया जा सकता है, जिसका एजेंडा अभी तक सामने नहीं आया है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा और राज्यसभा में मिलना चाहिए? और क्या महिलाओं को एकजुट होना चाहिए अपने इस मांग के लिए? तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। और क्या आपको भी ऐसा लगता है कि चुनाव से पहले ही भाजपा जागती है और महिलाओं के आरक्षण पर बात करती है? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत के गरीबों को मेहमान से छिपा रही है सरकार। G20 के बीच राहुल गांधी ने ट्वीट करके किया है ये
बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में G20 का आगाज हो चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन समेत कई देशों के नेता भारत पहुंच गए हैं। बैठकों का दौर जारी है और वहीं विपक्ष लगातार सरकार पर हमले कर रहा है। दरअसल इस हाई प्रोफाइल प्रोग्राम के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली में सौंदर्यीकरण किया था और इसी के तहत झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों को हरे रंग के कपड़े से कवर कर दिया गया था और इसे लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार हमारे गरीब लोगों और जानवरों को छुपा रही है। अपने मेहमानों से भारत की हकीकत छुपाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने शनिवार को सरकार पर G20 समिट के मद्देनजर झुग्गियों को ढकने या ध्वस्त करने और आवारा जानवरों को घेरने का आरोप लगाया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत की वास्तविकता को मेहमानों से छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने एक्स पर एक वीडियो साझा किया जिसमें शनिवार को यहां शुरू हुए 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन से पहले कुछ झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों को हरी चादर से ढकते हुए दिखाया गया है। तो दोस्तों, अगर सुरक्षा के लिहाज से यह किया गया है तो इस बात को माना जा सकता है, लेकिन अगर गरीबी को छुपाने के लिहाज से यह किया गया है तो कहीं ना कहीं यह संदेश जाता है कि सरकार को गरीब पसंद नहीं है, गरीबी पसंद है। तो आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।